पास हो के दिखाएंगे। Easy answers for those who find it difficult to remember. क्लास 9th पाठ 15 साइंस खाद्य संसाधनों में सुधार अभ्यास के यानी टेक्स्ट बुक के प्रश्न उत्तर पेज 229 ऑफ योर बुक NCERT। प्रश्न 1 अनाज दाल फल सब्जियों से क्या प्राप्त होता है? उत्तर पहला अनाज गेहूँ चावल मक्का बाजरा आदि। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इनसे ऊर्जा मिलती है। नंबर 2 दाल उड़द चना मटर मूंग आदि। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, इनसे वृद्धि विकास होता है। सब्जियां फल इनसे खनिज व विटामिन मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इनसे विकास व वृद्धि होती है। पेज 230 प्रश्न 1 जैविक व अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? उत्तर नंबर 1 जैविक कारक यानी सजीव कारक जैसे कीड़े जीवाणु कवक आदि। अजैविक कारक यानी निर्जीव कारक जैसे ताप नमी आदि। जैविक कारक फसल के पत्ते खा जाते हैं कीड़े, तने का रस पीते हैं कीड़े, अनाज खोखला करते हैं बदरंग करते हैं, अनाज हल्का कर देते हैं। अजैव कारक पैदावार कम करते हैं, उत्पादन कम कर देते हैं, ताप व नमी से जीवाणु बढ़ते हैं। पेज 230 प्रश्न 2 फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या हैं? उत्तर विज्ञान पर आधारित लाभकारी फसल गुण हैं ही ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। जैसे नंबर 1 चारा फसलें लंबी होनी चाहिए किसान के फायदे के लिए। नंबर 2 अन्न फसलें अनाज वाली फसलें बौनी होनी चाहिए किसान की मदद के लिए। प्रश्न 1 पेज 231 वृहद पोषक क्या हैं और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? उत्तर ऐसे खनिज जो पौधों को वृद्धि के लिए चाहिए, अपनी वृद्धि और विकास के लिए चाहिए, वृहद पोषक कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं डेली। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन 6 होते हैं ये कुल। प्रश्न 2 पेज 231 पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर नंबर 1 वायु से जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन तत्व पत्तों से छेदों से लिया जाता है। जल से यानी हाइड्रोजन जड़ों से पानी लेकर जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व लिए जाते हैं। मिट्टी से नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस पोटेशियम आदि। प्रश्न 1 पेज 232 खाद उर्वरक में तुलना करो। उत्तर खाद और उर्वरक। नंबर 1 अधिक मात्रा में चाहिए होती है खाद, पौधों को हानि नहीं पहुंचाती जबकि अधिक मात्रा में दी जाए, लेकिन उर्वरक यदि अधिक मात्रा में दे दे तो हानिकारक हो जाते हैं। नंबर 2 खाद कार्बनिक होती है यानी कार्बन से बनी होती है ज़्यादातर। उर्वरक अकार्बनिक होती है यानी इसमें कार्बन बहुत कम होता है तत्व। नंबर 3 खाद गोबर छिलकों पत्तों आदि के गलने से बनती है। उर्वरक रसायनों यानी केमिकलों से बने हुए होते हैं। खाद खेतों में तैयार होती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगे मिलते हैं। पॉइंट 6 खाद का भंडारण मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत जगह घेरती है, जबकि उर्वरक का भंडारण बहुत आसान होता है। हम अंतर कर रहे हैं खाद और उर्वरक में। 7वां पॉइंट खाद का परिवहन भी मुश्किल होता है क्योंकि जगह ज़्यादा घेरती है। उर्वरक का परिवहन इधर से उधर ले जाना आसान होता है बनिस्बत क्योंकि कम जगह घेरते हैं। खाद पौधों को बहुत देर बाद फ़ायदा पहुंचा पाती है क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं होते इसके तत्व इसका मटेरियल, जबकि उर्वरक पौधों को तुरंत लाभ देती है। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। पॉइंट 9 खाद में तत्वों का पता ही नहीं होता किसान को कि खाद में कौन से तत्व मौजूद हैं, वो क्या दे रहा है मिट्टी को अपने फसलों को, लेकिन उर्वरक में तत्वों का पता होता है। ये इसका प्लस पॉइंट है उर्वरक का। जैसे NPK के बोरे मिलते हैं अलग से जो आप खरीदो और डालो। प्रश्न 1 पेज 235 निम्न में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? नंबर 1 किसान उच्च कोटि बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे,
उर्वरक का उपयोग ना करें। नंबर बी, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक का उपयोग करें। ऑप्शन सी, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, सिंचाई करें, उर्वरक उपयोग करें एवं फसल सुरक्षा विधियां अपनाएं। इनमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी। उत्तर सी। सही उत्तर है सी। बीज से उत्पादन बढ़ेगा, बीज अच्छा यूज़ करने से। सिंचाई से जल और खनिज मिलेंगे फसलों को, उर्वरक डालने से खनिज मिलेंगे फसलों को, और यदि फसल सुरक्षा की जाए, विधियां अपनाई जाएं, तो पीड़क नहीं होंगे, खरपतवार नहीं होंगे। प्रश्न 1, पेज 235, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों तथा जैव नियंत्रण को अच्छा क्यों समझा जाता है? उत्तर, निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, सही टाइम पर फसल उगाना, क्यारियां बनाना जैसे अंतरा फसलीकरण, जैव नियंत्रण विधियां जैसे गर्मी में हल चलाना, बीमारी से लड़ने वाली किस्म लगाना। दोनों ही विधियों में से किसी में भी हानिकारक रसायन या कीटनाशी उपयोग नहीं हुए हैं, इसलिए ये अच्छी हैं फसलों के लिए, किसान के लिए। प्रश्न 2, भंडारण में कौन से कारक अनाज हानि के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर, जैव कारक यानी सजीव कारक, कीड़े, जीवाणु, कवक। अजैव कारक जैसे कि निर्जीव कारक यानी ताप, नमी आदि। प्रश्न 1, पेज 237, कथन की विवेचना करें। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के साथ पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अन्य रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। उत्तर, कम क्वालिटी का आहार जो मनुष्य नहीं खाता, ऐसे अन्न लेकर किसने खाया? मुर्गे ने खाया, और वही मुर्गे ने खाया तो मोटा हो गया, मीट के लिए तैयार हो गया, और मनुष्य ने उसको खा डाला मीट के रूप में। ऐसे में मनुष्य को क्या मिला? बढ़िया क्वालिटी प्रोटीन, यानी कि मुर्गे ने बदल डाला चमत्कारी ढंग से कम क्वालिटी प्रोटीन को बढ़िया क्वालिटी प्रोटीन में। प्रश्न 1, पेज 238, पशुपालन और कुक्कुट पालन में समानता बताओ। उत्तर, नंबर 1, पशुपालन। साफ हवादार आवास हमें पशुओं को देना होता है। कुक्कुट पालन में भी हमें साफ हवादार आवास देना होता है। नंबर 2, पशुपालन में संतुलित आहार देते हैं, कुक्कुट पालन में भी संतुलित आहार देते हैं पशु को, जानवर को, मुर्गों को, मुर्गियों को, बतखों को। पशुपालन में टीकाकरण आवश्यक है, कुक्कुट पालन में भी टीकाकरण किया जाता है ताकि रोग ही ना हो। पशुपालन व कुक्कुट पालन में समानता। चौथा पॉइंट, पशुपालन में भी रोग का इलाज करते हैं यदि पशु को हो जाए, कुक्कुट पालन में भी रोग का इलाज करना होगा। पशुपालन में मनुष्य लाभ के लिए पालता है पशुओं को, कुक्कुट पालन में भी मनुष्य लाभ के लिए, लाभ हेतु, आर्थिक लाभ हेतु पालता है कुक्कुटों को। प्रश्न 2, ब्रॉयलर और लेयर में अंतर बताओ। उत्तर, ब्रॉयलर मांस के लिए पाले जाते हैं, लेयर अंडों के लिए पाले जाते हैं। ब्रॉयलर यानी नर यानी मुर्गे की बात हो रही है यहाँ, लेयर यानी मादा यानी मुर्गी की बात हो रही है यहाँ। ब्रॉयलर, इनको खूब प्रोटीन वसा दिया जाना होता है, खूब अच्छा आहार देते हैं, पौष्टिक आहार ब्रॉयलर को, जबकि लेयर को कम पौष्टिक आहार दिया जाता है। मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, नंबर 1, प्राकृतिक स्रोत से, जैसे नदी, तालाब आदि, यानी ज़्यादातर ताज़ा जल, या समुद्र वाले स्रोत, वो भी प्राकृतिक हैं समुद्र, और उनमें खारा जल होता है। नंबर 2 तरीका मछलियाँ प्राप्त करने का, मछली पालन से, यानी मछलियों का संवर्धन किया जाए, तालाब में मछलियों को पालना। प्रश्न 2, पेज 239, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? उत्तर, नंबर 1, 5 से लेकर 6 जाति की मछलियाँ जंगली पौधे खा जाती हैं तालाब के। नंबर 2, मछलियाँ तालाब के अलग अलग भागों से भोजन लेती हैं, तली, मध्य, सतह आदि। नंबर 3, कई जातियों का उत्पादन इस प्रकार हो जाता है, कई मछलियाँ मिल जाती हैं, उच्च उत्पादन होता है। प्रश्न 1, पेज 240, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? उत्तर, नंबर 1, मधुमक्खी
अधिक मकरंद इकट्ठा करे फूलों से, रस। नंबर 2, यह अधिक शहद का उत्पादन करे। नंबर 3, यह मधुमक्खी छत्ते में लंबा समय रह सके। नंबर 4, जल्दी जनन कर सके। प्रश्न 2, चरागाह क्या है? यह मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? उत्तर, चरागाह यानी पशुओं के चरने के लिए घास व फूलों का मैदान। शहद का स्वाद फूलों की क्वालिटी पर निर्भर करता है, अलग अलग किस्मों के फूलों पे निर्भर करता है। चरागाह में कई प्रकार के फूल होते हैं, अतः शहद अलग अलग प्रकार का बन सकता है। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, फसल उत्पादन की कोई एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार हो सके फसलों में, खेतों में। उत्तर, अंतरा फसलीकरण विधि। इससे उत्पादन बढ़ता है। यदि क्यारियां बनाई जाएं, जैसे गेहूं, एक क्यारी चना, एक क्यारी गेहूं, चना आदि। इस प्रकार एक ही समय में किसान अलग अलग फसलें उगाते हैं, अलग क्वालिटी की, अलग जाति की, जैसे अनाज व फलीदार फसलें, दलहन फसलें। मटर, चना मिट्टी को उल्टा नाइट्रोजन देते हैं, पैदावार बढ़ती है। प्रश्न 2, खेतों में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर, नंबर 1, दोनों ही मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं, उसको उपजाऊ करते हैं मिट्टी को। समय के साथ मिट्टी बंजर हो जाती है। जैसे जैसे आप फसल उगाएंगे, हर साल मिट्टी कम हो जाएगी तत्वों में। नंबर 3, अधिक पैदावार के लिए। प्रश्न 3, अंतरा फसलीकरण व फसल चक्र के क्या लाभ हैं? उत्तर, नंबर 1, समय के साथ भूमि बंजर होती जाती है जैसे जैसे फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 2, इन तकनीकों से, इन विधियों से एक से अधिक फसलें मिल पाती हैं किसान को। नंबर 3, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए। नंबर 4, पीड़क खत्म हो जाते हैं, खरपतवार यानी जंगली पौधे खत्म हो जाते हैं। नंबर 6, किसी बीमारी से यदि एक फसल नष्ट हो भी जाए तो दूसरी फसल मिल जाती है। प्रश्न 4, आनुवंशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? उत्तर, आनुवंशिक फेरबदल यानी पौधों में ऐच्छिक गुणों के जीन, आनुवंशिक इकाइयां डालकर नए प्रकार के पौधे प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक। इस विधि से कृषि में बहुत उपयोग, बहुत फायदा होता है। नंबर 1, बहुत अधिक पैदावार होती है, उत्पादन होता है। नंबर 2, बहुत अधिक प्रतिरोधकता मिलती है पौधों को। नंबर 3, बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त होते हैं किसान को। प्रश्न 5, भंडार गृहों में अनाज की हानि कैसे होती है? उत्तर, 2 प्रकार के कारकों से हानि होती है। नंबर 1, जैव कारक, चूहे, गिलहरी, पक्षी, जीवाणु, फफूंदी, कीड़े आदि, इनसे अनाज खराब होता है। हानि, नंबर 1, इनके बाल, मूत्र अनाज में मिल जाते हैं। नंबर 2, ये अनाज को खाते हैं, दानों को खोखला करते हैं। नंबर 4, उन्हें बदरंग कर देते हैं। नंबर 5, कम उत्पादन होता है, बिक्री कम हो पाती है। नंबर 2, अजैव कारक यानी निर्जीव कारक, नमी, ताप आदि, इनसे हानि होती है। नंबर 1, यदि नमी और ताप अधिक मात्रा में हो, ऊंचा हो, अधिक हो, तो सूक्ष्म जीव व कीड़े बढ़ जाते हैं। नंबर 2, फफूंदी लग जाती है। प्रश्न 6, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक हैं? उत्तर, नंबर 1, दूध मिलता है, पशु बोझा ढोते हैं, हल चलाते हैं किसानों के लिए, कृषि के लिए, मुनाफा मिलता है, गोबर से खाद मिलती है, गोबर गैस मिलती है यानी बायोगैस। नंबर 7, ऊन, खाल, हड्डी जानवरों से मिलते हैं जो बिकते हैं मार्केट में। प्रश्न 7, पशुपालन के क्या लाभ हैं? उत्तर, नंबर 1, दूध मिलता है, अंडे, मीट, मछली मिलता है, ऊन, खाल, हड्डियाँ बेची जाती हैं, पशु कृषि में मदद करते हैं, हल बोझा ढोते हैं, हल चलाते हैं, मुनाफा होता है। प्रश्न 8, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? उत्तर, नंबर 1, तीनों में उच्च नस्ल के जंतु चाहिए। नंबर 2, सब में मुनाफा यानी आर्थिक लाभ होता है। नंबर 3, तीनों ही कृषि में सहायक होती हैं विधियां। प्रश्न 9, प्रग्रहण मत्स्यन, मैरीकल्चर, जल संवर्धन में क्या अंतर है? उत्तर, नंबर 1, प्रग्रहण मत्स्यन साफ जल, खारे जल के प्राकृतिक स्रोत से मछली को पकड़ना, उस विधि को
प्रग्रहण मत्स्यायन कहते हैं, जैसे तालाब, नदी, लैगून से। नंबर 2, मैरीकल्चर, समुद्री जल में मछलियाँ पालना, उनको बढ़ाना, उनका संवर्धन, यह कहलाता है मैरीकल्चर। अनेक प्रकार की मछलियों को पाला जाता है, आर्थिक लाभ होता है बहुत अधिक, झींगा, मुलेट आदि पाली जाती हैं। नंबर 3, जल संवर्धन, तालाब में मछली को पालना, अनेक जाति की मछलियाँ उनको पालना, तल, सतह आदि अलग अलग जगह से भोजन लेती हैं।